अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी आरजू। सर क्या हो रहा है कश्मीर में? हमने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले, मैंने रीट्वीट भी किया है कि जो वैन और बसेस वहाँ जा रही हैं कश्मीर की तरफ, यानी जो पीओके या आज़ाद कश्मीर उस तरफ, तो उनको रोक-रोक के उनके ऊपर पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सर क्या ज़बरदस्ती मतलब इज़्ज़त करवाई जाएगी? अपनी हरकतों से इज़्ज़त होती है, बातों से इज़्ज़त होती है, अपने जो एक्शंस होते हैं उससे इज़्ज़त होती है, या ऐसे पकड़-पकड़ के लिखवा-लिखवा के की जा रही है? ये चल क्या रहा है कश्मीर में? देखें, ये जिस दिन पाकिस्तान का झंडा कश्मीरियों ने उतारा बॉर्डर से, उस दिन से पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी सीख-पा है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी सीख-पा है। और अब इन्होंने पहले तो ये किया है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स रावलपिंडी से बसें या कोचें ड्राइव करके आते हैं आज़ाद कश्मीर में, हुँ। उनको इन्होंने पहले तो हरासा करना शुरू किया और वो वीडियो भी वायरल हुई। अब इन्होंने ये करना शुरू किया कि ग्रीन स्प्रे पेंट लेके तो वो स्प्रे करते हैं बसों पे और कोचों के सामने, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाक फ़ौज ज़िंदाबाद उस पे लिखा होता है। ना सिर्फ़ ये बल्कि ये बसों के अंदर जाके लोगों से नारे भी लगवा रहे हैं ज़बरदस्ती, ये पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाओ। तो ये इसकी वजह से बड़ी जो है वो टेंशन पैदा हो गई है और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बंद ना हुआ तो फिर पाकिस्तान जाने वाली जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका मुकम्मल बायकॉट किया जा सकता है और उनको भी जो है वो मतलब है तशद्दुद उन पे भी किया जा सकता है। तो ये इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, जहाँ पता लगता है कि कोई कश्मीरी है तो उसको पकड़ लेते हैं, उसके मोटरसाइकिल से झंडा उतार लेते हैं। उन्हें लोगों को कश्मीरियों को कह रहे हैं पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाओ, यानी पूरा एक फ़ाशिस्ट माहौल जो है कश्मीरियों को लेकर पाकिस्तान में इन्होंने कायम कर दिया है। जी। तो उससे जो डिमांड्स रखी गई थी कश्मीरियों की तरफ से जो गवर्नमेंट के लिए, क्या वो मंजूर हो गई है? क्या उसके ऊपर काम शुरू किया है, या वो सिर्फ उन्हें घर भेजने के लिए एक बहाना था कि हाँ जी हमने जो है नोटिफाई नोटिफाई कर दिया है और सब कुछ ठीक हो गया है? देखें, उसके हवाले से तो अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई और वज़ीर-ए-आज़म साहब का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, पीओजेके के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, ना सदर का पता है और गिरफ्तारियाँ धड़ाधड़ हो रही हैं। इस हम्म। वक़्त एक तो हमारी मीरपुर से जिन्होंने लीड किया था लॉन्ग मार्च को, नसरीन फारूक साहिबा, यंग खातून हैं, उनको टॉर्चर सेल में बंद किया हुआ है मीरपुर में और उनके ऊपर बहिमाना तशद्दुद किया गया है। अंदर से जो हमें इत्तलाएँ आ रही हैं उसके मुताबिक उनका जिस्म जो है वो बुरी तरह से ब्रूज़्ड है और वो तशद्दुद से बेहोश हो गई थीं, तो पुलिस वालों ने उनके पेट पे लातें मारी हैं जिसकी वज़ह से उनको खून की क़ह हो रही है। इसके अलावा आप देखें कि जिस दिन ये मुआहदा हुआ है और सारा इन्होंने कहा सब अच्छे की रिपोर्ट है, उससे अगले दिन इन्होंने हमारा कश्मीरी शायर और रिपोर्टर जो था अहमद फरहाद, उसको अगवा किया और लापता किया, फिर कहा जी हमें कुछ पता नहीं है। उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, ऐमन मज़ारी ने पिटीशन दायर की, हम्म। तो उसके बाद उन्होंने उनकी वाइफ़ को फ़ोन किया, अहमद फरहाद की वाइफ़ को, और कहा कि आप ये पिटीशन अगर वापस ले लें और ये बयान दे दें कि ये अपनी मर्ज़ी से कहीं चले गए थे, अब वापस आ गए हैं तो हम इनको छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगी और उनकी वाइफ़ ने अदालत में जाके कह दिया कि जी आईएसआई वालों ने मुझे फ़ोन करके ये कहा है। इस पर तो पूरी रियासत हिल के रह गई। लिहाज़ा फिर जो पेशी हुई थी मंडे को, उसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुलाया, सेक्रेटरी दिफा को बुलाया, सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया और अदालत ने कहा कि 4 दिन के अंदर-अंदर अहमद फराद को बाज़ियाब करके पेश किया जाए अदालत में। तो ये सारा कर रहे हैं। साद अंसारी साहब जेल में हैं, राजा दानिश जेल में हैं, बेशुमार लोग हमारे इस वक़्त जेलों में हैं और अब 27 तारीख को दोबारा से हम प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। जी।
सर लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ चेंज आया है, कुछ बदलाव आया है कि कश्मीर के लोग इस तरह से बाहर निकले हैं? और बिल्कुल अहमद फराद साहब का जो है वो मैं भी बिल्कुल फॉलो कर रही हूँ उनके केस का, और ईमान मजारी वगैरह सभी जो है ये बात कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो कश्मीर तक पहुंच गया है। लेकिन जो जिस तरह से लोग बाहर निकले कश्मीर के लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे बाकी पाकिस्तान में कि ऐसा कुछ होगा, तो यकीनन बहुत लोगों को हौसला दिया उन्होंने बाहर आके। देखिए, मैं तो एक अरसे से आपके प्रोग्राम में भी और दूसरे मीडिया चैनल्स पे भी मैं तो वार्न करता रहा हूँ, मुसलसल बताता रहा हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लोग निकलेंगे, बहुत सिचुएशन खराब है, इसको एड्रेस किया जाए। तो मैं तो सरप्राइज़ नहीं हूँ इस बात से कि इतना बड़ा 8 और 15 के दरमियान जो है, मई के दरमियान इतने बड़े मुज़ाहरे हुए, 5 लाख से ज़्यादा लोग मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए। जो चीज़ मुझे सरप्राइज़ कर रही है, वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, वो अभी तक उ उनको होश नहीं आई। वो कॉस्मेटिक किस्म के बयानात दे के और कॉस्मेटिक सर्जरी के ज़रिए इस गले-सड़े बुड्ढे निज़ाम के बदन को जो है ना, वो जवान करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि लोग अब खुद मुख्तारी और आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। यानी कि लोग कह रहे हैं कि हमने आज़ाद रहना है, हमने किसी के साथ नहीं रहना। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और देखते हैं अब आगे क्या होता है। आज इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम पे सरदार अतीक जो है, उन्होंने रैली निकालने की कोशिश की, तो बाग में जो है वो तकरीबन 12-13 लोग निकले पाकिस्तान का झंडा लेके, और इसी तरह से मुज़फ़्फ़राबाद में जो है वो तकरीबन 48 लोग निकले, 14 तो उसमें वज़ीर थे। तो ये फ्लॉप हो गया प्रोग्राम पाकिस्तान का। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि कोई बंदा पाकिस्तान का अकेले झंडा लेके या टी-शर्ट पे पाकिस्तान का हम्म। झंडा पहन के बाहर नहीं निकल सकता इस वक़्त सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में। ये तो सरकारी सतह पे जो मुज़ाहरा हुआ है तो वो झंडा लेके आ गए, इसकी कोई अहमियत नहीं है। जी। सर इंटरनेशनल लेवल पे आपके ख्याल से जो बाकी कंट्रीज हैं वो किस तरह से इस वक्त कश्मीर के हालात को देख रही होंगी? क्योंकि हम तो हमेशा से यही देखते आए हैं कि यूनाइटेड नेशन हो चाहे कुछ भी कहीं भी जाना पड़ जाए, कोई पाकिस्तान में आ जाए कहीं का लीडर, तो हमें हमेशा यहाँ पे यही बताया जाता है कि जी जम्मू कश्मीर जो भारत साइड पे है वहां बड़े जुल्म हो रहे हैं जी, इंटरनेट बंद है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, घरों में बंद है, नमाज अदा नहीं करने दी जा रही, तरह तरह की बातें की जाती हैं। क्या अब पाकिस्तान जाकर यूनाइटेड नेशन में बात कर पाएगा? पाकिस्तान की तो कोई सुनता नहीं है, वो जहाँ मर्ज़ी जाके बात करे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं सर, लेकिन अपने यहाँ ये के है हालात कि इतने खराब हुए हैं तो ये किस मुंह से जाएंगे, मैं ये कह रही हूँ। वो ये बेगैरत हैं, ये ढीठ हैं, ये जाएँगे। ये ढीठ है, वो किसी की पीठ पे दरख्त कहते निकल आया था, तो लोगों ने कहा तेरी तो पीठ पे दरख्त निकल आया। उसने कहा कोई बात नहीं, छाँव देगा। तो ये तो बेगैरत लोग हैं, इनका क्या है? दूसरी बात ये है कि हमने आपने पूछा आलमी सतह पे क्या असरात होंगे इसके। मैं आपको बताऊँ कि 3 मौकों पर हमने गवर्नमेंट इन एक्साइल की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन हमें पोस्टपोन करना पड़ा। पहले हमने 14 अगस्त पिछले साल को अनाउंस करने का सोचा था, लेकिन वो हमने पोस्टपोन किया क्योंकि हमने कहा 14 अगस्त से तो हमारा कोई लेना-देना नहीं है, वो तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तक़सीम का दिन है, तो वो हमारे लिए कोई सिम्बॉलिक वैल्यू नहीं रखता। और फिर हमारी डेडलाइन थी 22 अक्टूबर 2023 की कि पाकिस्तान अपनी फ़ौजें निकाले, तो हमने कहा कि हम 22 अक्टूबर को गवर्नमेंट इन एक्साइल का ऐलान करते हैं। लेकिन उस वक़्त तक ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बन चुकी थी, तहरीक बहुत ज़ोरों पे थी, तो हमें फिर जो है थोड़ा-सा होल्ड बैक करना पड़ा कि ऐसा ना हो कि हमारी अनाउंसमेंट से ये जो तहरीक चल रही है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, इसको कोई नुकसान पहुँचे या ऐसा लगे जैसे हम उनको सैबोटाज करने के लिए कोई पैरेलल मूवमेंट खड़ी कर रहे हैं। हमने इसको पोस्टपोन किया। फिर 5 फरवरी का हमने ऐलान कर दिया कि 5 फरवरी को जिला वतन हुकूमत का ऐलान हो जाएगा। वो भी हमने फिर जो है अपने अवामी तहरीक के वसीतर मफ़ाद में हमने उसको पोस्टपोन किया कि ये फुल थ्रॉटल जा रहे थे। इन्होंने 11 मई का ऐलान कर दिया था, तो इसलिए हमने हेल्ड बैक किया अपनी उसको। अब हमारी मशावरत चल रही है, ख़ास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने तो 6 महीने की डेडलाइन दे दी है। पहले आज तक 77 साल में
किसी इंडियन इस हाई लेवल के ऑफिशियल ने पब्लिक स्टेटमेंट में ये नहीं डेडलाइन नहीं दी कि फलां सन तक हम ये कर लेंगे तो फलां सन तक या इतने महीनों में हो जाए। अब तो बीजेपी मोदी साहब के जीतने के बाद और 4 जून के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, इसलिए कि अगर ये 6 महीने में अब पीओजेके को नहीं लेते तो ना सिर्फ ये कि इन्हें भारतीय जनता को जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि क्यों 6 महीने गुजरने के बाद भी इन्होंने पीओजेके हासिल नहीं किया, बल्कि पीओजे के अंदर खुद जो है ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा कि क्या भारत ने का ये जो अल्टीमेटम था कि हम 6 महीने में पाकिस्तान से इसको ले लेंगे, ये एक इंतखाबी जो है वो नारा या इंतखाबी जुमला था या वाक़ई? मेरा ये ख़्याल है कि इन्होंने तैयारी कर ली है और जैसे लोग कहते थे 370 कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसी तरह लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है ये कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन हो जाएगा। देखते हैं सर, लेकिन बहरहाल ये इतना आसान नहीं है कि 6 महीने में ले लेंगे। ये चीज जो है यकीनन पाकिस्तान की अथॉरिटीज भी इसके ऊपर वर्कआउट कर रही होंगी, लेकिन सर 23 बिलियन का जो है वो बजट पाकिस्तान दिया था। पाकिस्तान की अथॉरिटीज इस चीज पे वर्कआउट कर रही हैं कि कितने पैसे लें इनसे, कितने में सौदा करें, वो ये कर रही होंगी पेपर वर्क। सर वो अलग बात है, वो तो मैं खुद कह चुकी हूँ कि 2-3 बिलियन डॉलर दे दें, उसके बाद देखें क्या होता है चमत्कार। हाँ, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा मेरी बात को। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि वो जो इन्होंने 23 बिलियन रुपीज का बजट दिया था शहबाज शरीफ साहब ने, क्या वो मिला? 23 बिलियन। जी, क्या वो मिला? 1 मिनट, इधर नहीं है, आपको मेरे पास नहीं है, मुझे तो नहीं मिला। मैं आपके सामने जेबें चेक की हैं, मेरे पास नहीं। आपको नहीं सर, वहां कश्मीर में आपके ख्याल से अच्छा वो वहां देंगे दिया है, या अच्छा वहां सिर्फ दिया है। स्टेटमेंट? सर अच्छा, स्टेटमेंट तो आया था, पैसा आया है कि नहीं वो मैं नहीं पता मालूम। करता हूँ, मैं अभी पता करता हूँ, आपने प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर को फोन करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ अभी। 1 सेकंड होल्ड कर। हेलो जी, सलाम अलैकुम, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करवाइए। जी, अच्छा, पूरा 23 बिलियन लेके भाग गए? अरे बाप रे, वो कह रहे कि वो पूरा 23 बिलियन लेके चार्टर्ड फ्लाइट करके दुबई भाग गए। सही किया, यही होना चाहिए था वैसे। लेकिन सर आपके ख्याल से ये पैसा ये देंगे क्या, इस पैसे को ये लगाएंगे? ओ, क्योंकि बहरहाल इन्वेस्टमेंट तो इनको करनी चाहिए ना कश्मीर में, क्या कर रहे हैं ये? देखें वहां इन्होंने दूसरी कहा तरफ कि वो देखें। अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। भाई हो चुका है तो ट्रांजैक्शन सोशल मीडिया पे डाल दो, टीवी हाँ। पे दिखा दो। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अब जो है ये एक कौम बन चुकी है, ये जिनको हम्म। 77 साल तक लोगों ने कबायलों में तकसीम किया था, ये अब एक कौम बन चुकी है और इनकी तकदीर का फैसला इनकी मर्जी से होगा। इनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सकता अब तो ये मतलब है कि आपको मैं बताऊं कि अब तो ये इतने बिखरे हुए हैं कि बहुत मुश्किल है। 27 तारीख को देख लीजिएगा, आज क्या है, 23rd है, 23rd सर। हाँ जी। 24, 25, 26, 3 दिन रह गए। अगर ये सीधे ना हुए तो 3 दिन के बाद जो है दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, हड़तालें दोबारा शुरू हो जाएंगी। अच्छा, 27 तारीख से अगर इन्होंने 27 तक अगर इन्होंने कुछ ना किया, हाँ जी, 27 तक, तो वो जो स्ट्राइक चल रही थी वो दोबारा शुरू हो जाएगी। हाँ जी, वो दोबारा 27 को कहा है ना कि 27 को सब दुकानें बंद करें, हड़ताल करें और हम्म। मुजाहरे करें, एहतजाज करें। तो अगर इन्होंने 26 की रात तक ना माने तो फिर 27 को ये काम हो जाएगा। लेकिन सर इन पे प्रेशर नहीं है कि इस चीज का कि ये कश्मीर में हालात को ठीक करें? क्योंकि जाहिर है भारत भी देख रहा है, भारत की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, और भारत को लेकर तो यकीनन इनको परेशानी होनी चाहिए। परेशानी तो इनको है, परेशानी तो इनको होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम लोग इतना जो है वो बड़ा एहतजाज करेंगे और फिर ये इस हद तक चला जाएगा। तो ये तो आप पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल को बुला के पूछें कि उनको इस बात की टेंशन है या नहीं है। जी सर, आपकी बड़ी नजर रहती है ना, आपकी बड़ी खबरें रहती है, लेकिन सर नहीं, साथ साथ टेंशन तो अगर हम। है, टेंशन तो है इनके, लेकिन अब इनके हाथ से गेम निकल गई। अब ये बस या तो वहां पे मिलिट्री एक्शन करेंगे बड़े पैमाने पे, हम्म। इंडिया पे इल्जाम देके कि जी इंडिया के सहूलतकार और इंडिया के लोग जो है वो इसमें घुस गए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा एक खतरा मुझे जो नजर आता है वो ये है कि ये अपने जिहादियों को इस अवामी तहरीक में घुसा देंगे।
और इन जिहादियों के ज़रिए ये वायलेंस करवाएँगे और उसके बाद ये जवाब पैदा होगा कि जी अब हमारी फ़ौजें अंदर जा रही हैं क्योंकि हालात बिल्कुल बेकाबू हो। सर वो तो इस अभी भी किस्म कर रहे हैं ना कि वो जो फ्लैग वगैरह भारत का वहां पे दिखाई दे रहा था कुछ पिक्चर्स के अंदर, कुछ फोटोज के अंदर, तो कहा जा रहा है जी फ्लैग कहाँ से आ गया। ये बात तो अभी भी की जा रही है। नहीं तो वो मैंने पता किया अपने तौर पे और वो फ्लैग मुजाहिरीन की तरफ से बुलंद नहीं किया गया, वो अननोन लोगों की तरफ से बुलंद किया गया और ये कहा जाता है कि एजेंसियों ने किया है ताकि अवामी तहरीक को ये रुख दें कि ये इंडिया हम्म, ने फंडिंग की हुई है इसकी। तो उसके बाद दोबारा किसी ने नहीं देखा वो झंडा, ना किसी और जगह पे इंडिया का झंडा आया है। हम्म, इंडिया का झंडा तो उसी वक़्त आ सकता है कि इंडिया पीओजेके को वापस हासिल कर ले। देखें ना, श्रीनगर में भी इंडिया का झंडा जो है वो लाल चौक में लगाने में 77 साल लगे हैं, समझे ना? सही। तो चीज़ों को टाइम लगता है और इतनी बेएतबारी हो चुकी है जम्मू कश्मीर के लोगों की, पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। इंडिया की जो पिछली गवर्नमेंट्स थी उनको लेके और पाकिस्तान पे कि अब इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कश्मीर का वो इत्मीनान हासिल करने में, क्योंकि अभी भी जो कश्मीरी है या जो पीओजेके का है, हम्म, उसको वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि मीडिया पे बैन है, किताबें नहीं है, मुतालिया नहीं करने की इजाज़त, इंटरनेट नहीं है, तो वो कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट को तो ज़रूर देखा है उन्होंने कि डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन हम जो कहते हैं भारत के साथ इलाक़ होना चाहिए, वो इसलिए नहीं हम कहते कि डेवलपमेंट हुई है तो चलो हम भी जो है वो हाँ। अ, उसका फ़ायदा उठाएँ। हाँ, हमारे पास दौलत जो है वादी वालों से ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, वो टेंशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी टूटी हुई रियासत एक जगह पे हो, एक जगह पे इकट्ठी हो किसी न किसी तरीके से। सर वो तो पोस्टर्स भी लगे हुए थे कि या तो हमें आजाद कर दो या भारत के साथ कर दो, तो वो जी, जी। आजाद कर दो वाली वाली चीज भी चल रही है क्या? हाँ, आज़ाद कर दो वाली चीज़ चल रही है, लेकिन देखें ना ये 20, 25, 30, 40 लाख लोग हैं हम्म, पीओजेके के। तो उधर 1.5 करोड़ आदमी है, तो आप 20 लाख की ओपिनियन को 1.5 लाख की करोड़ की ओपिनियन पे तो नहीं हावी कर सकते ना। वहाँ तो जम्मू वाले नहीं चाहते कि इंडिया से अलहदा हों। कश्मीर हाँ। में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो अब भारत से अलहदा नहीं होना चाहते। उनको बहुत बेनिफिट्स हैं। यूरोपियन यूनियन को देख लें कि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, लोग गालियाँ देते हैं। आप देख लें कंज़र्वेटिव पार्टी का हशर-नशर हो गया है। कि लोग क्योंकि इतने बेनिफिट थे लोगों को, यूरोप में जाके जॉब कर सकते थे, बगैर वीज़े के ट्रैवल कर सकते थे, बिज़नेस पे कोई टैक्स नहीं था, मतलब एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पे। तो ये सारे बेनिफिट्स थे, वो अब ब्रिटेन तो फँस गया है, अब आपको जाना पड़ता है तो आप 90 दिन से ज़्यादा किसी यूरोपीय मुल्क में रह नहीं सकते, समझे कि नहीं? आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो बिल्कुल। वो कश्मीर वाले और फिर लद्दाख वाले जो है, वो भी नहीं चाहते। उन्होंने पागल है वो बुद्धिस्ट और शिया जो है एक सुन्नी फैनाटिक रियासत के साथ जुड़ेंगे, वो नहीं जुड़ना चाहते और फिर उनको ये पता है कि एक तरफ उनके चीन है, वो भी खा जा चाहता है लद्दाख को, तो वो इसी में अपनी आफ़ियत समझते हैं कि हम इंडिया की यूनियन का हिस्सा है, कम से कम इंडिया हमें प्रोटेक्ट तो कर रहा है, ये लेकिन सर चीज़ है। यहाँ तो ये इम्प्रेशन भी है कि जो इंडिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है अपनी साइड कश्मीर में, वो देखकर भी हमारी साइड कश्मीर के लोग जो हैं वो अब शोर करने लगे हैं और वो कह रहे हैं भाई या तो आप भी इसी तरह का नहीं, काम नहीं, करें ये या हमें ये जाने दें। ये नहीं, ये ये गलत इंप्रेशन है। इंतहाई ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ इंडिया में भी हो रहा है। कि जी अब हमें नहीं चाहिए, पहले ये सारे सनातनी हो जाएँ, घर वापसी करें, तो फिर इनको लिया जाए। कोई कह रहा है अब इन्होंने देख लिया है कश्मीर में तरक्की तो ये अब हम्म, आना चाहते हैं, भारत तरक्की कर रहा है तो आज इनको भारत याद है। इस किस्म की फ़िज़ूल बातें इंडिया से भी आ रही हैं, ठीक है ना? लोग कर रहे हैं। उनके लिए मैं उनको ये बता दूँ कि हमारा ये सिर्फ़ जो आज़ाद कश्मीर है, इसमें 78 ट्रिलियन रुपीज़ के खज़ाने हैं। आबादी हमारी जो है वो 40 लाख है जिसमें से 20 लाख बाहर गया हुआ है, ठीक है ना? सही। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे दरिया हैं, जिनसे बिजली पैदा होती है पूरे पाकिस्तान की, ठीक है ना? तो वो हमारा बहुत बड़ा रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स। तीसरा हमारा जो डेवलप नहीं हम कर सके क्योंकि हम गुलामी में हैं, वो है टूरिज़्म। तो हमें 40 लाख आदमियों को इतनी कमाई होती है पीओजेके से होगी आज़ादी के बाद कि किसी को काम ही नहीं करना पड़ेगा। हम तो लोगों को कहेंगे
तुम कोई पेंटिंग करो, कोई जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स करो, कोई ये करो, अपनी मर्जी एंजॉय करो लाइफ को। जहां तक ये इस बात का ताल्लुक है कि हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं, हम इसलिए शामिल नहीं होना चाहते। हम तो उस वक्त भी शामिल होना चाहते थे जब हम पे हमला हुआ। हम तो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी शामिल होना चाहते थे। हम तो अपनी रियासत की वहदत को बहाल करना चाहते हैं। हमारे खानदान बिखरे हुए हैं, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं। फिर आ जाती है बात के घर वापसी। भाई घर वापस 77 साल में तो किसी ने आके पीओजेके में या गिलगित बल्तिस्तान में ना भगवत गीता वहां पे मिलती है, ना किसी ने पढ़ाई है, ना रामायण, ना बाकी जो है इंडियन स्क्रिप्चर्स वहां पे हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ाए गए हैं, ना उन्होंने हिंदू देखा है। वो एवं ही खामखा घर वापसी कर ले बगैर आपको देखे जाने। भाई आप इकट्ठे हो, फिर आप जो है वो उनको पहले वो आइस तो ब्रेक हो ना आपकी। तो ये सर सब अजीब बात है प्रोपेगेंडा कि जो है ये भगवत कर गीता, रहे हैं। सर अजीब बात है, भगवत गीता नहीं पढ़ी कश्मीर के लोगों ने। यहाँ इस्लामाबाद में मिलती है, मेरे पास है, लोगों ने पढ़ी है। आप नहीं, लोगों ने क्यों आपके नहीं पास पढ़ी? तो होगी ना, हमारे पास लोग रोटी खाएं या भगवत गीता पढ़ें। हमारे तो बुक स्टॉलों से किताबें उठा के ले जाती है गवर्नमेंट और आईएसआई, हमारी अपनी किताबें उठा के ले जाती है। तो वो ये है कि ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होता है, एकदम से नहीं होता। और हम बिल्कुल भी इंडिया में इसलिए शामिल नहीं हो रहे कि इंडिया ने तरक्की करनी शुरू कर दी है। कल को ये बिल्कुल, इंडिया खुदा ना खास्ता ये तरक्की रिवर्स भी हो सकती है। इकोनॉमिक साइकिल का कुछ बिल्कुल। पता नहीं होता। कैपिटलिज्म में बूम और बस्ट जो है ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं कैपिटलिज्म के। एग्ज़ैक्टली, आज जो भी कंट्री बिल्कुल। बूम करती है वो कल को बस्ट होती है। जैसे हाँ, चाइना है, जैसे यूरोप है, तो जैसे ठीक है। अमेरिका है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे हम, ये तो बहुत ही छोटी बात है कि हम इस बात पर फख्र करें, हाँ, ओ पैसा देख देखो के हम जी जा हमने रहे हैं। ये कर लिया। अभी कर लिया, अच्छी हाँ। बात है, कर लिया। हुँ, हम तो सिर्फ इंडिया को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज से हमारी जान छुड़ा के हमें आजाद कराओ। समझ आई? उसके बाद हम अपना खुद खाएंगे, खुद कमाएंगे, बल्कि हिंदुस्तान को भी हम जो है वो टैक्स दे के तो हिंदुस्तान के खजाने में भी पैसे हमारे पीओजे के से जा सकते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। सर थोड़े पैसे इधर भी भेज दिएगा हमारे खजाने में भी, उनके पास बहुत है ऑलरेडी। मैं बहुत एक शुक्रिया मिसाल दे सर। रहा हूँ, हाँ जी, भेज नहीं देंगे। सर, सर मिसाल देते-देते पता लगा पैसे भी दे दिए आपने, इसलिए मिसाल आप उन्हें दे दें, पैसा हमें दे दें। ऐसे करके दे देंगे, चला जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल। क्या जा पाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।